इसकी राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथपुरी के दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में लकड़ी का एक बैरिकेड आगे डला हुआ, उसके वो पीछे खड़ी हैं। पुजारी लोग मंदिर के अंदर हैं। एक और फोटो डला हुआ उसी दिन का, जिसमें देश के रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी जी वो उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसी तरह की सूचनाएं पहले भी मिली थी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है? ये तमाम बहुजन समाज की पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर, इनको कॉमन नेताओं के हिसाब से नहीं बंटना चाहिए। समाज को सामाजिक मुद्दे पर मिलके नेताओं को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पे या तो समाज साथ आए, और जो राजनेता सामाजिक मुद्दों पे एक साथ आने को तैयार नहीं है उसको बायकॉट करना चाहिए समाज को। फिर तो नेताओं की बजाय उनकी आवाज़ वो नहीं बन रहे हैं, अगर संसद विधानसभा में उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, अगर समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न और उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उसके खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करके उनको भी जनता के सामने, पूरे समाज के सामने एक्सपोज करेंगे, ताकि ऐसे लोगों की राजनीति को ख़त्म किया जा सके। उनका नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जोहार साथियों। आज आपके सामने आकर बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ बेहद महत्वपूर्ण मुद्दे थे जिस पे बात करनी थी। अभी 2-3 दिन से कुछ इस तरह की चीज़ें देखने में आ रही हैं जो दिल को दुख पैदा करती हैं। एक इतने सारे फोटोग्राफ ट्विटर पे देखने को मिल रहे हैं जिसमें देश की राष्ट्रपति प्रथम नागरिक द्रौपदी मुर्मू जी जगन्नाथपुरी के दिल्ली के एक मंदिर में जाती हैं और उस मंदिर में लकड़ी का एक बैरिकेड आगे डला हुआ, उसके वो पीछे खड़ी हैं। पुजारी लोग मंदिर के अंदर हैं। एक और फोटो डला हुआ उसी दिन का, जिसमें देश के रेल मंत्रालय के मंत्री अश्विनी जी वो उसके अंदर खड़े हुए हैं। तो ऐसा क्यों? इसी तरह की सूचनाएं पहले भी मिली थी जब पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी जगन्नाथपुरी या पुष्कर के मंदिर गए तो उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि मंदिर में जाने पर अगर दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का अपमान होता है तो फिर अपमान कराने के लिए वो क्यों जाते हैं? आम व्यक्ति है, मजदूर है, किसान है, तो भी उसी तरह का अपमान, और राष्ट्रपति बन जाए तो भी उसी तरह का अपमान। हम देख रहे हैं कि उत्पीड़न की घटनाएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। आम मजदूर के साथ, आम किसान के साथ तो अन्याय होता ही है, शोषण होता ही है। हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट के, बलात्कार करके हत्या होती है, वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। उनके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी आवाज़ बुलंद नहीं करती है। आज भी चाहे मूंछ रखने पर हत्या हो, चाहे गड़ा छूने पर हत्या हो, चाहे चश्मा पहनने पर हत्या हो, चाहे घोड़ा खरीदने पर हत्या हो, लेकिन दलितों के, आदिवासियों के, पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ उत्पीड़न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आम व्यक्ति छोड़िए, राष्ट्रपति बनने के बाद भी उनका जो अपमानजनक व्यवहार है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। मुझे सुबह मैं एक मानवर कांसीराम साहब की एक वीडियो सुन रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि जिस समाज की गैर राजनीतिक जड़ें मजबूत नहीं होती, उस समाज की राजनीति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। उस वीडियो को जब मैं सुन रहा था तो मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की याद आई। उन्होंने भी कहा था कि जिस समाज की सामाजिक शक्ति कमज़ोर होती है, उस समाज की राजनीतिक शक्ति भी कभी मजबूत नहीं हो सकती। आज हम देख रहे हैं, चाहे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के परपौत्र प्रकाश अम्बेडकर हों, चाहे बहन मायावती जी हों, चाहे साउथ के बीसी के पार्टी के तिरुमावलन जी हों, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, या इस तरह के नीतीश जी सहित, स्टालिन जी सहित जितने भी बहुजन समाज के नेता हैं, मैं उन सबसे एक सवाल करना चाहता हूँ। इस समाज का एक जिम्मेदार सिपाही होने के नाते, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का एक सिपाही होने के नाते, कि हमारे इतने सारे नेता होने के बावजूद और जनसंख्या में 88% होने के बावजूद हमारे लोगों के हक अधिकार के मुद्दे अभी भी पीछे क्यों हैं?
अभी भी हमारी कोई सरकार अगर SC ST या OBC का रिजर्वेशन उनकी संख्या के अनुरूप बढ़ाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास करती है और विधानसभाओं में पास करती है और उसके बाद राज्यपाल उसको रोक के बैठ जाते हैं, तो देश में राज्यपालों के अंदर इतनी हिम्मत अगर आ रही है तो कहाँ से आ रही है कि वो देश के संविधान के खिलाफ जाके अपनी मनमर्जी से किसी चीज़ को कैसे रोक सकते हैं। सरकार के किसी निर्णय को पुनर्विचार के लिए भेजना उनको अधिकार है, लेकिन रोक के रखने का उनको अधिकार नहीं है। क्या ऐसा तो नहीं है कि हम सामाजिक रूप से टुकड़े टुकड़े में बटे हैं, हम अलग अलग पार्टी चला रहे हैं लेकिन सामाजिक कॉमन मुद्दे पे भी एकजुट नहीं हो रहे हैं। इस तरह की राजनीति से किसी को क्या हासिल हो जाने वाला है। ये तमाम बहुजन समाज की पार्टियां आखिर मिनिमम कॉमन एजेंडा बनाकर इनको कॉमन मुद्दों पर एकजुट आने में क्या तकलीफ है, क्या प्रॉब्लम है। ये कैसी राजनीति जो समाज को कमज़ोर होता देखकर समाज पे और पर होने वाले उत्पीड़न के खिलाफ भी एकजुट होकर मजबूती से लड़ नहीं सकते। ऐसी राजनीति करने का फ़ायदा क्या है। मुझे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की वो बात याद आती है जब वो कहते हैं कि ये मैं संसद और विधानसभाओं में राजनीति में प्रतिनिधित्व दे रहा हूँ, सरकारी नौकरियों में जज, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट सहित तमाम नौकरियों में ऊंचे ऊंचे पद पर जाने का प्रतिनिधित्व दे रहा हूँ, तो अकेला मैं अगर ये हज़ारों साल की गुलामी तोड़ने में कामयाब हुआ तो जिस दिन हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग जब विभिन्न ऊंचे ऊंचे पदों पर जाएंगे या राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा के अंदर हमारे लोग जो जाएंगे वो समाज की आवाज़ बनेंगे। जब वो सारे मिलके समाज की अधिकार की लड़ाई को लड़ेंगे तो समाज को अधिकार सुनिश्चित हो जाएंगे, उनकी रक्षा हो पाएगी, कोई उनको वायलेट नहीं कर पाएगा, कोई हमारे अधिकार को छीन नहीं पाएगा। तो फिर इतने सारे सांसद होने के बावजूद, सैकड़ों सांसद, हजारों विधायक और लाखों ऑफिसर होने के बावजूद भी हमारे समाज के ऊपर होने वाले जुल्म का खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है। वो जुल्म खत्म क्यों नहीं हो पा रहे हैं। कभी 1975 में ट्राइबल सब प्लान बना, 1979 में शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान बना, उसके बावजूद सरकारों की इतनी हिम्मत क्यों है कि इन वर्गों का वोट लेने के बावजूद उनको स्पेशल कंपोनेंट प्लान फंड के हिसाब से उनको प्लान फंड में एलोकेशन नहीं होता, और अगर होता है तो जो नॉन डाइवर्टेबल और नॉन लैप्सेबल होने के बावजूद वो लैप्स कैसे हो जाता है, डाइवर्ट कैसे हो जाता है, उस पर सरकारें संवैधानिक जिम्मेदारी से कैसे बच जाती हैं। और बचने के बाद हमारे सांसद, विधायक, मंत्री क्या करते हैं। क्या उनको इन सारे मुद्दों पर मिल के आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। तो आज आपके बीच आने का मुख्य कारण यही है कि हम लोग, चाहे हमारे लोग किसी भी पार्टी में हों, लेकिन क्या सामाजिक मुद्दों पर, कॉमन मुद्दों पर क्या वो सारे मिल के आवाज़ नहीं उठा सकते। आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है कि समाज चाहे कमज़ोर होता चला जाए, रिजर्वेशन लगातार ख़त्म होता जा रहा है। लेटरल एंट्री के माध्यम से इसमें स्पेसिफिक लिखा होता है, जो लेटरल एंट्री से पोस्ट निकलती है जिसमें डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी लेवल की पोस्ट निकलती है, उसमें क्लियर लिखा होता है कि इसमें SC ST OBC के लोग अप्लाई ना करें। एक मेरे पास सामने किस्सा आया, एक यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू था। जैसा कि आप जानते होंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इंटरव्यूज़ होते हैं वो एक गवर्निंग बॉडी होती है और इंटरव्यू से सिलेक्शन होता है, कोई रिटन टेस्ट नहीं होता असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बनने के लिए। तो वहाँ एक प्रिंसिपल मेरे पास, एक कॉलेज के प्रिंसिपल, दिल्ली के ही एक कॉलेज के प्रिंसिपल मेरे पास आए और उन्होंने बताया कि एक वैकेंसी थी, जनरल की वैकेंसी थी, लेकिन उस पर जितने भी कैंडिडेट इंटरव्यू देने आए उनमें जो बेस्ट कैंडिडेट था, जिसका पढ़ाने का भी लंबा अनुभव था 10 साल का करीब, वो बाई चांस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से था, लेकिन उस सब्जेक्ट पे उसकी इतनी ज़बरदस्त पकड़ थी कि इंटरव्यू में उसका कोई मुकाबला न था। तो प्रिंसिपल साहब ने कहा कि मैंने कहा कि भाई ये बेस्ट कैंडिडेट है, इसको चुन लो। तो जो बाकी इंटरव्यू बोर्ड के अंदर मेंबर्स थे उन्होंने कहा कि भाई ये तो रिजर्व से है, ये वैकेंसी तो जनरल की है, इसमें इसको नहीं ले सकते। तो मैं पूछना चाहता हूँ, ओपन कैटेगरी का मतलब ओपन कैटेगरी, अगर कोई रिजर्वेशन नहीं लेना चाहता और जनरल में कम्पीट करना चाहता है और वो बहुत परफॉर्मेंस बहुत अच्छी देता है और उसको सिलेक्शन बनता है, उसका हक बनता है, उसको मिलना चाहिए, तो ये कह के उसको रोक देना चूँकि वो रिजर्व कोटे से, उसको तो रिजर्व में ही लेना, उसको जनरल में हम नहीं चुनेंगे, उससे कमज़ोर को चुन लेंगे, तो फिर मेरिट कहाँ गई। इसका मतलब साफ साफ कह देना कि 49.5%
सीटें रिजर्व SC ST OBC के लिए हैं, बाकी 50.5% वो उसे जनरल कैटेगरी ना कहें बल्कि सीधा लिखें ये केवल स्वर्ण जातियों के लिए रिजर्व हैं, ऐसा कहें ना। ऐसे कहने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते? तो ये इस तरीके से धोखा हमारे लोगों के साथ हो रहा है। तो मैंने सोचा आज आप सबके साथ बात करूं और आज यहीं से एक एजेंडा हम लोग सेट करें और पूरे देश में एक अभियान चलाकर पूरे बहुजन पार्टियों को, दलित, पिछड़े, आदिवासियों को, उनके नेताओं को कम से कम इस बात के लिए हम लोग बाध्य करें कि सामाजिक मुद्दों पर आपके अंदर एकजुटता क्यों नहीं, सामाजिक मुद्दों को आप मिलकर क्यों नहीं उठा सकते, आपको क्या प्रॉब्लम है, कौन सी राजनीति इसके आड़े आती है। और अगर वो इसके लिए राजी नहीं है, अगर वो हमारे लोगों के साथ इसी तरह उत्पीड़न होते देखते रहना चाहते हैं, अगर हमारे फंड को इसी तरह डाइवर्ट होता रहे और वो चुप ही साधे रहेंगे, तो इसके खिलाफ तो हमें बोलना पड़ेगा। तो एक मुहिम की शुरुआत हम लोग आज कर रहे हैं यहाँ मिशन जय भीम के माध्यम से। हम तमाम बहुजन पार्टियों से, तमाम बहुजन नेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी में क्यों ना हो, हम लोग उनसे संपर्क करेंगे और उनसे हमारी ये डिमांड रहेगी कि आप सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाइए, आप उनकी सच्ची नुमाइंदगी कीजिए, उनको रिप्रेजेंट कीजिए और आप उनके मुद्दों पर ईमानदारी के साथ सामने आइए, वरना आप समाज के साथ धोखे करने वाले लोगों में आपकी गिनती होगी और ये समाज आपको माफ़ नहीं करेगा। मैं चाहता हूँ उपरोक्त मुद्दे पर आप चाहें तो सवाल कर सकते हैं। सर, समस्या तो हर कोई जानता है, समाधान भी जानता है कि सब लोग इकट्ठे आ जाएंगे तो हल हो जाएगा, लेकिन ये हो क्यों नहीं पा रहा है, होगा कैसे? मुझे लगता है कि समाज को नेताओं के हिसाब से नहीं बंटना चाहिए, समाज को सामाजिक मुद्दे पर मिल के नेताओं को प्रेशराइज करना चाहिए कि आप इन मुद्दों पे या तो समाज साथ आए, और जो राजनेता सामाजिक मुद्दों पे एक साथ आने को तैयार नहीं है उसको बायकट करना चाहिए समाज को। फिर तो नेताओं की बजाय जो समाज है उसके बीच में जाके काम करना ज़्यादा जरूरी है। निश्चित तौर पे समाज के साथ सामने जाके काम करना पड़ेगा और हमने संकल्प किया है पूरे देश में जाकर इस पूरे बहुजन समाज के बीच जाके हम लोग काम करेंगे, गांव-गांव में नुक्कड़ मीटिंगें लेंगे और पूरे समाज को एकजुट करके इसके लिए तैयार करेंगे कि आपको अपने हक की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव हमारे ट्रू रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, वो हमारी आवाज़ संसद और विधानसभा में नहीं बन पा रहे हैं। तो इसलिए ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए समाज को जागरूक करके इतना मजबूती से एकजुट करना पड़ेगा ताकि हमारे राजनेता मजबूर हो जाएं। तो योजना क्या है आपकी, कब से शुरू कर रहे हैं और क्या क्या करेंगे? शुरू हम कर चुके हैं, आपके माध्यम से सिर्फ आज जानकारी दे रहे हैं ताकि उन सब नेताओं के कानों तक ये बात पहुंच जाए, सारे बहुजन चैनल के माध्यम से ये बात पहुंच जाए कि अब या तो आप लोग सामाजिक मुद्दों पे एकजुटता दिखाने के लिए तैयार हुई है, या तो समाज की आप वास्तविक आवाज़ बनिए, वरना आप संसद और विधानसभाओं से रिजाइन कीजिए। भविष्य में अगर आपको चुनाव लड़ना है तो आपको उनकी आवाज़ बनना पड़ेगा, और जो उनकी आवाज़ बनने को तैयार नहीं है, जो उनके मुद्दों को उठाने को तैयार नहीं है, जो समाजद्रोही बनना चाहते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करके एक्सपोज करेंगे और समाज के सामने उनका चेहरा ओपन करेंगे। जो आरक्षण से 131 सांसद चुन के आते हैं उनके लिए भी कुछ मैसेज है आपके पास? ये उन सब के लिए मैसेज है, जो चुन के आए हैं उनके लिए भी और जो चुन के आने की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, चाहे वो संसद में आने की तैयारी कर रहे हैं या पहुंच चुके हैं, या विधानसभा में पहुंच चुके हैं आने की तैयारी कर रहे हैं, उन सब को सामाजिक मुद्दों पर एकजुटता से आवाज़ बुलंद करनी ही पड़ेगी, चाहे वो जिस मर्जी पॉलिटिकल पार्टी में हो। अगर वो समाज को ईमानदारी से रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, अगर उनकी आवाज़ वो नहीं बन रहे हैं, अगर संसद विधानसभा में उनकी आवाज़ को नहीं उठा रहे हैं, अगर समाज के ऊपर होने वाले उत्पीड़न और उनके जो अधिकार छीने जा रहे हैं, अगर उसके खिलाफ एकजुटता नहीं दिखाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज करके उनको भी जनता के सामने, पूरे समाज के सामने एक्सपोज करेंगे, ताकि ऐसे लोगों की राजनीति को ख़त्म किया जा सके, उनका असली चेहरा समाज के सामने अब लाना होगा, समय आ गया है, वरना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की कुर्बानी और मानवर कांसीराम साहब की कुर्बानी बेकार चली जाएगी। हमें ये आज़ादी जो मिली, 3000 साल की गुलामी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने तोड़ी, ऐसी नहीं टूट गई। इसके लिए उन्होंने अपने 4 छोटे छोटे बच्चों को गंवाया है, उन्होंने अपनी पत्नी माता रमाबाई को जवानी में गंवाया है, और अपने पूरे जीवन को जला के हमें बिना औजार हथियार के अपनी बुद्धि और विवेक से हमें आज़ादी दिलाई है। ये रिप्रेजेंटेशन संसद में, विधानसभाओं में और सरकारी नौकरियों में हमें रिप्रेजेंटेशन दिलाया है। हमें तो प्राइवेट सेक्टर में भी हिस्सेदारी चाहिए, हमें नेचुरल रिसोर्सेज में भी हिस्सेदारी चाहिए, जो कोई सरकार ना देने को तैयार है और ना ही हमारे सांसद विधायक उसको उठा रहे हैं। आप बच्चा रोएगा नहीं तो माँ दूध कैसे पिलाएगी? जब हमारी वोट से सरकारें बनती हैं तो हम अपने समाज के हक के लिए लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं? ये लड़ाई तो हमें लड़नी पड़ेगी और हम ऐसे नेताओं को एक्सपोज करेंगे।
ये मेरा स्पष्ट मत है, पूरे देश का वो पॉलिटिकल पार्टी और वो नेता जो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के बनाए संविधान में आस्था रखते हैं, जो देश की एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं, जो देश के सार्वजनिक उपक्रम जिस तरह बेचे जा रहे हैं और जिस तरह देश के अंदर नफरत का वातावरण पैदा किया जा रहा है, जिस तरह धर्म के नाम पे उन्माद बढ़ाया जा रहा है, जिस तरह जातिगत उत्पीड़न की घटनाएं बढ़ रही हैं और उस पर राजनीतिक चुप्पी है, ऐसे में इस संविधान की रक्षा के लिए और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट होना ही पड़ेगा। और उस विपक्ष की एकजुटता में भी दलित, पिछड़े, आदिवासियों की हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी होगी। इसमें बाधा बनेगा, इस एकजुटता में जो बाधा बनेगा उसको एक्सपोज किया जाएगा और ऐसे लोगों को जनता के सामने एक्सपोज करके ऐसे लोगों की दुकानदारी को बंद करना पड़ेगा। सर, विपक्षी एकता की बात हुई तो कर्नाटक में बीएसपी को इनवाइट नहीं किया गया शपथ ग्रहण समारोह में। पटना में मिश्रों के हाथ में है, नीतीश कुमार लीड कर रहे थे, तेजस्वी लीड कर रहे थे, वहाँ भी बीएसपी को बुलाया। मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ इन सारे विपक्ष को, इन विपक्षी पार्टियों को, देश के जितनी भी पार्टी हैं, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो बहुजन अगाड़ी हो, चाहे वो भीम आर्मी हो, चाहे दूसरी इनकी पार्टियां जितनी बनी हैं, इन सब को भी एकजुट करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ अगर आप भागीदारी सुनिश्चित अपने अंदर भी नहीं करते एससी और एसटी की, तो भी एकजुटता किसी काम की नहीं रहेगी, फिर समाज के साथ, देश के साथ धोखा हो जाएगा। संविधान की सुरक्षा और देश के लोकतंत्र की सुरक्षा तभी सुनिश्चित होगी जब दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग और माइनॉरिटीज़ के भी हक अधिकार को सुरक्षित करने के लिए सभी पार्टी अपने एजेंडे में सामाजिक न्याय को शामिल करेंगी। जो राजनीतिक पार्टी सामाजिक न्याय के एजेंडे को अपने घोषणा पत्र में शामिल, अपने एजेंडे में शामिल नहीं करती हैं, ऐसी पार्टियों को भी समय आने पर अब एक्सपोज करके ऐसे लोगों से दूरी बनाने का समय आ गया है। क्या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों कम्युनिटी सबसे ज़्यादा विक्टिमाइज सोसाइटी है, क्या इनको भी एक अपना, जो तमाम शेड्यूल कास्ट लीडरशिप वाली पार्टियां हैं, उनको एक अपना फ्रंट बनाना चाहिए? चाहे निश्चित तौर पे बनाना चाहिए। अगर ये राजनीतिक पार्टियों की एकता सुनिश्चित करनी है और सुनिश्चित होने में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी है, तो देश की जो दलित, आदिवासी पार्टियां हैं, जिनका सबसे ज़्यादा शोषण होता है, जिनकी सबसे ज़्यादा हकमारी होती है और जितना प्राइवेटाइजेशन का जितना नुकसान उनको झेलना पड़ रहा है, मुझे लगता है उसमें उनका एजेंडा बेस्ड एकजुटता उनकी भी होना बेहद ज़रूरी है और उसमें जो बाधा बनेंगे उनको भी एक्सपोज करना होगा। कौन कौन दल आ सकते हैं आपके हिसाब से? मुझे लगता है सबको आना चाहिए, जो नहीं आएगा एक्सपोज होगा। नहीं, किसको आप मानते हैं? भाई पिछड़े जो तमाम दल हैं जो बीजेपी के साथ, आप जब दलित, जो बीजेपी के साथ है वो ये तय कर ले कि संविधान को जिस तरह ताक पे रख के सत्ताधारी पार्टी निर्णय ले रही है। आप अभी देखिए, जाकर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं, बाकी सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इंटरव्यू हो रहे हैं और एक होड़ लगी है कि जल्दी से जल्दी आरएसएस से जुड़े लोगों को वहाँ पे भर्ती किया जा रहा है। ऐसी अनेकों वीडियो आ रही है जहाँ बहुत मोटा पैसा कमाया जा रहा है, जहाँ अच्छे मेरिट वाले लोगों को दरकिनार करके केवल जो उनके उस संघ से जुड़े लोग हैं या उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े लोग हैं, केवल उनका सिलेक्शन हो रहा है। इस तरह की वीडियो तमाम इस तरह के सोशल मीडिया पे आजकल दिख रहे हैं, बल्कि मैं खुद यूनिवर्सिटीज़ के अंदर विजिट करता हूँ, वहाँ देखता हूँ वहाँ कोई रिटर्न टेस्ट है नहीं और इंटरव्यू के अंदर पीएचडी होल्डर को दरकिनार करके, गोल्ड मेडलिस्ट को दरकिनार करके सिंपल जो नेट क्वालिफाई है उसका सिलेक्शन हो रहा है। तो फिर मेरिट कहाँ गई? तो ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि देश को अगर बचाना है, देश के प्रजातंत्र को बचाना है, तो हमें सारे मुद्दों पर और ख़ास तौर पे दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के हक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए ये एकजुटता बहुत ज़रूरी है। और संविधान बचेगा तो देश का लोकतंत्र बचेगा, लोकतंत्र बचेगा तो ये सारी पॉलिटिकल पार्टी बचेंगी, वरना शायद भविष्य में चुनाव भी ना हो।